हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं नरेश भाटी आपका वेद स्टडी ग्रुप पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम 66वीं बीपीएससी के लिए पीटी का जो एक कोर्स है उसमें जो हिस्ट्री का लेक्चर है वो आज हमारा वैदिक काल से शुरू होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, पीटी के लिए हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही बड़ा पोर्शन कवर करता है हिस्ट्री, लगभग 40 से 45 के करीब लगभग क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन आपके पीटी के लिए। तो आज वेदिक ग्रुप की तरफ से ये जो फुल कोर्स कराया जा रहा है ये गारंटीड कोर्स है, टारगेटेड कोर्स है और फ्री कोर्स है और फुल कोर्स होगा। क्लियर है। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल यानी वैदिक एज। क्लियर है इतने सभी को। यस। तो इस वैदिक काल की जो शुरुआत होती है 1500 बीसी से स्टार्ट होता है। 1500 बीसी यानी 1500 ईसा पूर्व में। और कब तक? 600 ईसा पूर्व तक। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले। समझ रहे हैं आप सभी। और इस वैदिक काल को हिस्टोरियंस ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैदिक एज को, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। इसको बोलेंगे अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज। इसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या बोलेंगे इसको? ऋग्वैदिक काल। और इसका टाइम पीरियड आपका होगा 1500 से लेके 1000 बीसी। और सेकंड जो पार्ट है उसको कहते हैं लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और ये स्टार्ट होता है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। क्लियर इतना? यानी हिस्टोरियंस ने वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अर्ली वैदिक एज यानी ऋग्वैदिक काल, लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल। और यहाँ पे ये जो डिवाइड किया है इसको दो भाग में बांटा है वैदिक काल को, वैदिक एज को। इसमें यहाँ पे कुछ अलग फीचर्स हैं इनके सोशल सिस्टम के, इनकी सामाजिक व्यवस्था के, इनकी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, इनका रिलीजियन। और यहाँ पर इनका सोशल सिस्टम अलग है, इनका रिलीजियन अलग है और इनकी इकोनॉमी अलग है। तो दोनों पार्ट्स में, इन दोनों कालों में डिफरेंस है। इसी वजह से हिस्टोरियंस ने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर इतना? तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक ये आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी में। क्लियर है? यस। वैदिक एज, वैदिक काल। अब देखिए हड़प्पा काल के बाद, यानी जो हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी इससे पहले, जो टॉपिक था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। तो उस सभ्यता के बाद जो वो सभ्यता थी नष्ट हो गई थी धीरे धीरे। शहर थे, सिटी थे, वो सारे खत्म हो गए थे। ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा ठहराव सा आ जाता है 200 सालों के लिए लगभग। और फिर 1500 ईसा पूर्व से एक नई संस्कृति के लोग हमारे देश में आते हैं। एक नए लोग हमारे देश में आते हैं जिनको आर्य कहा गया, आर्यंस बोला गया। और ये जो नए लोग थे, ये जो आर्यंस थे, इनके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमें सूचना मिलती है कि भाई उनका समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, उनका रिलीजियन कैसा था, धर्म कैसा था, ठीक है, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, मतलब कि भाई वो क्या काम करते थे, क्या उनके सामाजिक रीति रिवाज थे, कैसे उनके धार्मिक विश्वास थे, किन किन देवी देवताओं में उनकी आस्था थी, या क्या वो काम धंधे करते थे। तो आर्यंस के बारे में जो भी हमारे पास जानकारी या इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो वेद हैं। वेदों से हमें आर्यंस के कल्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है। और इसी वजह से ये जो टाइम पीरियड है जो 1500 से 600 बीसी तक लिखा हुआ है,
इसको वैदिक एज कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमें इस टाइम पीरियड के बारे में जो भी नॉलेज, जानकारी या इंफॉर्मेशन मिलती है वो वेदों से ही मिलती है। ठीक है, तो आर्यंस के बारे में अगर आपको ये जानना है कि भाई कौन आर्यंस थे, कहाँ से आए थे, है ना, वो किस तरह की भाषा बोलते थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या उनका पहनावा खान पान था, किस तरह की उनकी व्यवस्था थी, समाज उनका कैसा था, है ना, या उनका धर्म कैसा था, तो इन सारी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो वो जानकारी हमें किससे मिलेगी? वेदाज से मिलेगी मेनली। ठीक है, मुख्य रूप से वेदों से हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी वे आर्य कौन थे, कहां से आए, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो इसी वजह से इस टाइम पीरियड का जो नाम रखा हुआ उसको वैदिक एज रखा गया है। ठीक है, बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया जिसको वैदिक लिटरेचर कह देते हैं, वैदिक साहित्य, जिसमें 4 आपके वेद हैं। ठीक है, फिर हर वेद को समझने के लिए उनके ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, फिर और इसी तरह के आर्यनक लिखे गए हैं। ठीक है, उपनिषद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, 2 महाकाव्य लिखे गए हैं, पिक्स, रामायण, महाभारत। ठीक है, तो बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है जिसमें हमें आर्यंस का समाज, सोसाइटी, उनकी अर्थव्यवस्था या समाज के क्या नियम हैं, ठीक है, तो बहुत सारा ज्ञान है, या जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको हम अपना दर्शन कहते हैं, तो उन सब के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो सारी की सारी वैदिक लिटरेचर से मिलती है, वैदिक साहित्य से मिलते हैं, जिसमें जो मैंने अभी ये नाम लिए हैं ये सब जो बुक्स हैं या इस सारे साहित्य को वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। वेद हैं, पुराण है, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कुछ स्मृति ग्रंथ हैं, ठीक है, कुछ धर्म सूत्र हैं। तो ये सारा जो लिटरेचर है, ये जो सारा साहित्य है, इसको वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया है? ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। क्लियर है? चलो, यहाँ तक समझ में आए बात? यस। तो ये मैं मिटा देता हूँ इसका, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है? यस, हो गया? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेदों की, वैदिक की पीरियड की, यानी कौन आर्य थे, कहाँ से आए थे, किस तरह से उनका समाज था, क्या था। तो इस टाइम पीरियड को वैदिक एज क्यों कहा? क्योंकि हमें, या इसको कई बार एक टॉपिक भी वैदिक एज भी कह देते हैं, वैदिक काल, या इसका दूसरा नाम मिलता आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन, एडवेंट ऑफ आर्यंस, एडवेंट ऑफ आर्यंस, आर्यों का आगमन। ठीक है, तो हमें आर्यों के बारे में वेदों से पता चलता है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है इस टॉपिक का वैदिक एज, वैदिक काल। अब आर्य कौन थे, हाँ, कहां से आए थे? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बीपीएससी में, या हम किसी भी स्टेट सर्विस की बात करें, यूपी पीएससी की बात कर लें, एमपी की बात करें हम, या राजस्थान की बात करें। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? तो आर्य कौन थे, कहां से आए थे, उनका ओरिजिनल होम क्या था, उनका अगर हम देखें तो कहें कि भाई उनका मूल निवास क्या था। ठीक है, तो इस बारे में जो हिस्टोरियंस हैं या जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उनमें काफी मतभेद है, डिबेट है, मतलब हर विद्वान या हर इतिहासकार या स्कॉलर्स अपनी अलग अलग राय देता है, अपना अलग विचार प्रस्तुत करता है। क्लियर है? तो कुछ जो मैन हैं उनको देख लेते हैं कि भाई आर्यन कौन थे। अगर जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जब मॉडर्न पढ़ेंगे, तो वहां पे एक हमारे एक आधुनिक काल के नेता होंगे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो जो बीजी तिलक थे, इन्होंने कहा था कि भाई आर्यों का जो घर था, आर्यों का जो निवास था, जो आर्य थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? आर्कटिक होम बताया उन्होंने, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, आर्कटिक होम, ठीक है, आर्कटिक होम।
आर्कटिक, ठीक है, उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक हॉर्न। और एक और आधुनिक भारत में एक और बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। क्या नाम था? दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा था कि आर्यों का मूल निवास क्या था? तिब्बत। आर्य इनके अनुसार कहां के रहने वाले थे? तिब्बत के रहने वाले थे। तिब्बत, ठीक है। तो बीजी तिलक ने क्या बताया कि उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक जो सागर है, जो नॉर्थ में पड़ता है, वहां के रहने वाले थे आर्यंस। और ये जो दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने कहा था कि आर्यों का मूल निवास क्या था? तिब्बत था, ठीक है, तिब्बत, जो अब इंडिया से थोड़ा ऊपर पड़ेगा इधर, तिब्बत। लेकिन एक जो विद्वान है जिनका नाम है मैक्स मूलर, उनकी थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, उनकी विचार को ज्यादा माना गया है विद्वानों ने। तो मैक्स मूलर एक जर्मन हिस्टोरियन से, एक जर्मन इतिहासकार थे, तो उन्होंने बताया था कि आर्यों का जो मूल निवास था, उनका जो ओरिजिनल होम था वो था सेंट्रल एशिया। समझ में आई बातें? तो अक्सर यहां से क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है कि आर्यों का मूल निवास क्या था, आर्य कहां से भारत में आए थे। तो कहां से आए थे आर्य भारत में? सेंट्रल एशिया में आए थे। किसके अनुसार ऐसा किसने बोला था, या इस तरह का थॉट या इस तरह की थ्योरी किसने दी थी? इस तरह का विचार मैक्स मूलर ने दिया था, जो वेस्ट के, पश्चिम के एक स्कॉलर थे, एक हिस्टोरियन थे, जिसका नाम था मैक्स मूलर, ठीक है। तो उनके अनुसार अब लिखते हैं, ये लिख लो आप। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया? आर्य कहां के रहने वाले थे? उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, आर्कटिक हॉर्न उनका घर था आर्यों का। दयानंद सरस्वती इन्होंने बताया था कि कहां के रहने वाले थे आर्य? तिब्बत, ठीक है। ऐसे ही एक और हमारे भारतीय विद्वानों ने कहा था कि सप्त सिंधु प्रदेश के थे आर्य। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब जहां से 7 नदियां बहती हैं, पंजाब और पाकिस्तान वाला एरिया, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है, और सिंधु, इंडस और काबुल। लेकिन अब तक जो एक्सेप्ट की गई थ्योरी है, जिस विचार को ज्यादातर विद्वान हिस्टोरियंस मानते हैं, वो विचार किनका है? वो विचार है मैक्स मूलर का। और मैक्स मूलर के अनुसार कहां से आए थे आर्यंस भारत में? वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। समझ में आई बातें? क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये मिटा दूं मैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? क्लियर है इतना? ठीक है, यस। तो अब हम बात करते हैं मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैक्स मूलर। ये अपना इंडिया यहां पे आप मालूम ही है आपको, ठीक है। तो इधर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इधर बहुत सारे देश पड़ते हैं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। फिर थोड़ा रसिया पड़ेगा ऊपर, फिर उसका साउथ वाला एरिया है, इधर ईरान, इधर ये अफगानिस्तान है, फिर ईरान, इराक है, इस तरह से। समझ रहे हैं आप? ईरान, ये पाकिस्तान, फिर ये थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जैसे मान लीजिए ईरान पड़ जाएगा आपका, ठीक है। और ये रशिया आ जाएगा ऊपर जाके, ये सेंट्रल एशिया, ठीक है, मध्य एशिया जिसको कहते हैं, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। तो ये अपना इंडिया का इस तरह से मैप है, अगर हम देखते हैं ये इस टाइप से, ठीक है। ये इंडस बहती है, यहां से निकलती है तिब्बत के पठार से, हिमालय पर्वत इधर, ये बहती है यहाँ पे सिंधु नदी। समझ रहे हैं आप? तो ये थ्योरी बताई थी किसने? मैक्स मूलर ने कहा था कि भारत में जो आर्यंस आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। इधर आगे बसते हैं, ये यमुना जी, ये गंगा जी और ये यमुना जी। तो जो आर्यंस का ओरिजिनल होम था, वो बताया था कि आर्यंस जो भारत में आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। समझ रहे हैं आप? तो आर्यंस जो आए थे वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे आर्यंस। ये किसने बोला? ये थ्योरी दी थी मैक्स मूलर ने। किसने दी थी ये थ्योरी? मैक्स मूलर ने। सेंट्रल एशिया नहीं, मध्य एशिया, ठीक है।
ये वाला एरिया भी सब सेंट्रल एशिया में आ जाएगा। साउथ का यानी रसिया जो रूस है उसका थोड़ा साउथ वाला एरिया, यूराल पर्वत काकेकस वाला एरिया जो, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ईरान वगैरह का ये जो एरिया है सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो ये किसने दिया दिया ये सिद्धांत, ये थ्योरी किसने दी? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्यंस इंडिया में कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया, मध्य एशिया से आर्य लोग कहां पे आए थे? भारत में, इंडिया में। क्लियर है इतना? तो इसको नोट कर लो। ये सिद्धांत किसने बताया था? मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्य कहां से आए थे, या किसने ये बताया कि आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे? तो मैक्स मूलर ने कहा था ये। क्या मैक्स मूलर के अनुसार कहां से आए थे आर्य भारत में? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो शुरुआत में जो आर्यंस थे वो ये पंजाब और ये कुछ हरियाणा के हिस्सा, इस वाले एरिया में आके बसे थे आर्यंस, इस वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ से 7 नदियां गुजरती हैं, 5 तो इसकी सहायक नदी है सिंधु की, इंडस की, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, अफगानिस्तान, काबुल वाला, ठीक है। तो इस वाले एरिया में आर्य लोग आके बसे थे। क्लियर है? आर्यंस, ठीक है, आर्य लोग इस वाले एरिया में आके बसे थे, आर्य यहाँ। क्लियर है इतना? तो ये था आर्यंस के बारे में कि भाई उनका असली घर क्या था, उनका मूल निवास क्या था, वो कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। क्लियर है इतना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आया होगा और चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हो गया है? लिख लिया आप सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार इसका। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें अपनी कॉपी में, कर लें इसे। समझ गए? क्लियर है? इतना समझ में आया? यस, ठीक है। तो ये इस तरह से सेंट्रल एशिया से आर्य जो थे भारत में आए थे, आर्यंस। क्लियर? आर्य लोग, ठीक है, यस। तो चलिए अब इसको हम आगे अब पढ़ते हैं, आगे की कहानी कैसे शुरू होती है, तो इसको हम देखते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? समझ में आ रही बातें? तो नोट डाउन करते चले अपनी कॉपी में, और इतना काम करते चलेंगे साथ साथ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप पीटी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। यस। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ बता के चल रहा हूं, किन फैक्ट को, किन बातों को याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, फिगर हैं या कंसेप्ट हैं, उन सबको आप नोट डाउन करते चले अपनी कॉपी में, और इतना काम कर लोगे तो पूरी पूरी इस बात की उम्मीद है और गारंटी है कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं हिस्ट्री में, अच्छा स्कोर आप करेंगे और पीटी क्वालिफाई करेंगे। क्लियर है? तो एक जोश के साथ, एक हिम्मत के साथ और एक ऊर्जा के साथ, एक एनर्जी और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हमको अपनी तैयारी को करते चलना है। एक जोश जुनून होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा एक सही दिशा में और एक पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। शर्त एक है, सिर्फ हार्डवर्क करना है हमें। आपके लिए यहाँ पे सारी चीज बिल्कुल फ्री में है, कुछ पे नहीं करना है, बस अपना टाइम देकर हार्डवर्क करके अपना सिलेक्शन पक्का करना है। क्लियर है? शर्त एक होगी कि आप सिर्फ हार्डवर्क करें, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आएगा, क्या नहीं आएगा,
ये सारी बातें हमारे इस वेद स्टडी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए उपलब्ध होंगी। सारी बातें, सारी सामग्री यहाँ पे आपके को मिलेगी। बस आप हमारे साथ हार्डवर्क करें, कठिन मेहनत करें। सफलता के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है कठिन परिश्रम। ठीक है, बस। और कंटिन्यूअस, लगातार। सफलता की कुंजी क्या है? कठिन परिश्रम, अथक परिश्रम। ठीक है, बिना रुके बिना थके चलते बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से नहीं रोक सकती है, अगर एक बार आपने ठान लिया और एक बार चल पड़े और कठिन परिश्रम करते हुए अगर एक बार आप आगे बढ़ लिए, तो लाइफ में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे आगे बढ़ने से। तो ये बीपीएससी है, यूपीएससी, क्या और भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है, और शर्त एक ही है, हार्डवर्क, कठिन परिश्रम। क्लियर इतना? तो हिम्मत के साथ, जोश के साथ और एनर्जी और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। यस, ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये यहां तक इतना हमने किया, ये समझ में आया? अब हमने, अगर मैं कहूं आपको एक सेंटेंस में हमने अब तक क्या डिस्कस किया, हमने ये पता लगा कि भाई आर्य कहां से आए थे। तो आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे। ये किसने दिया ये विचार? ये दिया था मैक्स मूलर ने। क्लियर है इतना? यस। तो अब हम आगे देखते हैं कि आर्य क्या क्या करते थे, क्या उनका समाज, रीति रिवाज, इन सारी बातों को हम देखते हैं कि करके इनको अब हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, बीपीएससी में भी कई बार आ चुका है कि जो आर्य वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? आर्य, ठीक है, ये किसी रेस या जाति या प्रजाति की बात नहीं करता है। आर्य का मतलब होता है कुलीन, ठीक है, एक तरह से सभ्य, उच्च कुल में पैदा होने वाला, बर्थ इन हाई क्लास, बर्थ इन हाई क्लास, उच्च कुल में पैदा होने वाला, या श्रेष्ठ, या श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये मीनिंग है आर्य का, ठीक है। कोई प्रजाति, जाति की बात नहीं करता। कुलीन, सभ्य, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, इलीट क्लास जिसको कहते हैं, उच्च कुल में पैदा होने वाला, समझ गया? यस, किसी प्रजाति या जाति की बात नहीं करता है। सुसंस्कृत, सुसभ्य व्यक्ति, कल्चरल कम्युनिटी, बर्थ इन हाई क्लास, उच्च कुल में पैदा होने वाला, श्रेष्ठ या कुलीन या सभ्य व्यक्ति, ठीक है। समझ में बात है? तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो फिर भी पूछ सकता है आगे चल के, तो इसको नोट डाउन करें। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? उच्च कुल में पैदा होने वाला, कुलीन, सभ्य या सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, जेंटलमैन एक तरह से। क्लियर है इतना? हो गया? हाँ जी, नोट कर लें इसे। क्लियर है? ठीक है। अब हम सबसे पहले वेदों की बात करेंगे, क्योंकि हमें आर्यंस के बारे में जो अगर कुछ भी जानना है, उनका समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका धर्म या उनके रीति रिवाज, उनका कल्चर, खान पान, रहन सहन, पहनावा, तो वो कैसे पता चलेगा हमें? हमें वेदों से पता चलेगा कि जो आर्यंस थे, जो आर्यंस में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ऋषि मुनि थे, जिन्होंने वेदों की रचना की, वेदों को लिखा, तो हमें वेदों से आर्यंस के बारे में पता चलता है। तो अब हम वेदों को पढ़ेंगे और उनके बारे में पता लगाएंगे कि आर्य क्या क्या करते थे, किस तरह से उनका काम धंधा था, और सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, ये इतना नोट कर लो आप, इसको, इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। हो गया है? क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वेदास की, वेदों की। ये वर्ड आता है वेद,
ठीक है, वेदास। वेद जो शब्द है ये संस्कृत का एक वर्ड है विद, उससे बना है, विद से बना है। संस्कृत का एक वर्ड है विद, उससे बना है। तो वेद शब्द किससे बना है? विद से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, उत्तम ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। या कहे तो सुप्रीम नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, वेद का मतलब क्या होता है? वेद शब्द संस्कृत के विद से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या उत्तम ज्ञान, नॉलेज, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। ठीक है, सुप्रीम नॉलेज। क्लियर है? वेद शब्द संस्कृत के विद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, उत्तम ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। क्लियर इतना? यस। और आप जानते हैं कि वेद 4 हैं, और चारों वेदों में सबसे प्राचीन, सबसे जो ओल्ड है वो है ऋग्वेद। तो अब हम एक एक करके चारों वेदों को पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस वेद में क्या लिखा हुआ है, क्या बातें हैं, उनको जानेंगे। क्लियर है? यस। तो ये हो गया आपका इतना। वेद संस्कृत के विद शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, उत्तम ज्ञान, सुपर नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज, ये सारी बातें। बता दो, हो गया इतना। देख लें आप इसको। क्लियर है? यस। चलें तो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं वेदों की, और वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे पहला जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। तो अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेदा, ऋग्वेद। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ऋग्वेद में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, ये जो ग्रंथ हैं, ये जो बुक हैं, इनकी जो रचना हुई, इनको जो लिखा गया, इनमें जो ज्ञान भरा पड़ा है, जो इसमें बातें कही गई हैं, वो किसके बारे में है? हाँ, तो इन वेदों में आर्य लोगों ने अपने देवताओं की प्रार्थनाओं के लिए, उनकी स्तुति ज्ञान, ठीक है, उनकी प्रशंसा में, उनकी प्रार्थना के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत सारे मंत्र लिखे हैं, जिनको हम ऋचाएं कह देते हैं, सूक्त कह देते हैं। तो वेदों में वैदिक लोगों ने अपने देवताओं की प्रार्थना के संबंध में, उनकी प्रशंसा के संबंध में, उनकी स्तुति में बहुत सारे मंत्र, श्लोक या ऋचाएं लिखी हैं। ठीक है, तो इनमें आर्य लोगों ने अपने देवताओं की प्रार्थना, उनकी पूजा पाठ, उनकी प्रशंसा में, ठीक है, अपने देवताओं को खुश करने के लिए, उनकी पूजा पाठ करने के लिए बहुत सारे मंत्र लिखे हैं, और अपने देवताओं को खुश करने का प्रयास किया है। समझ गए ना? वेदों से आर्यों के बारे में तो खैर पता चलता ही, लेकिन मेनली जैसे कि बात करते हैं हम ऋग्वेद, इसमें क्या दिया हुआ है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना से संबंधित बहुत सारे मंत्र, श्लोक या सूक्त या ऋचाएं दी हुई हैं। समझ में आई बातें? तो इंग्लिश में कहते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स। इसमें हाइम्स है, मंत्र हैं बहुत सारे, हाइम्स। तो लिख लो इसमें, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना या स्तुति के देवताओं की प्रार्थना के लिए सूक्त या मंत्र लिखे गए हैं। सूक्त, ऋचाएं या मंत्र दिए हुए।
ठीक है। तो ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना के लिए सूक्त, ऋचा या मंत्र इसमें दिए हुए हैं। देवताओं की स्तुति के लिए स्तुति गान कह देते हैं इसको, ऋचाएं। ठीक है। तो ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थनाओं से संबंधित बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं, देवताओं की प्रशंसा में, उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनकी प्रेयर, पूजा पाठ करने के। क्लियर है इतना? और इसमें कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं? सूक्त या मंत्र कितने हैं? 1028। ये पूछा हुआ है, इसको याद रखेंगे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। 1028 इसमें सूक्त हैं, समझने के लिए ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। तो कितने सूक्त हैं इसमें? 1028 सूक्त। सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ओल्डेस्ट, और 1028 में मंत्र हैं, सूक्त हैं। दूसरा, जैसे कोई भी बुक होती है उसमें अलग अलग चैप्टर होते हैं, समझ रहे ना? तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर हैं जिनको मंडल कहा गया है। इसमें मंडल हैं, यानी जिनको हम कोई भी बुक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही इसमें जो चैप्टर हैं उनको मंडल कहा गया। तो इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10, जिनमें से कुछ न्यू हैं, कुछ ओल्ड हैं। जैसे कि ओल्ड की बात करें, पुराने, कुछ पुराने मंडल हैं, जैसे 2 से लेके 7 तक। और न्यू, नए, जो नए हैं वो 1, 8, 9 और 10। ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से मंडल नए हैं, कौन से पुराने हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, मंत्र हैं, ऋचाएं हैं। समझ में बात है? जब कोई भी बुक होती है तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग चैप्टर दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी ऋग्वेद में भी ऐसे ही चैप्टर हैं, और उन चैप्टर को क्या बोला गया है? मंडल कहा गया है। और कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इनमें से 2 से लेके 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पुराने हैं, और 1, 8, 9, 10 ये नए हैं, जिनको बाद में जोड़ा गया। इनमें भी 1 और 10 बिल्कुल लेटेस्ट हैं, बिल्कुल नए हैं। क्लियर है इतना? समझ में आ गई बातें? यस, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो इतना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मिटाना है। ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है, सबसे प्रथम पहली बार लिखा गया है। तो ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना, उनकी स्तुति के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, सूक्त हैं। ठीक, 128 सूक्त हैं, मंत्र हैं समझने के लिए। 10 मंडल हैं, जिनमें से कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो वेदों का जो ज्ञान है ये सीधा भगवान से प्राप्त हुआ है। जो ऋषि मुनि थे, जो ध्यान लगाए बैठे थे, जो तपस्या करते थे, उनको भगवान से सीधा नॉलेज, ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ये जो नॉलेज, जो ज्ञान है वेदों का, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक चलता रहा है, ऑरली ट्रांसमिटेड किया गया सेंचुरियों तक। जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने फिर अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बेटों को दिया, सुनाया उसे, उसने अपनी आने वाली पीढ़ी को सुनाया। तो ऐसे ये जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा। फिर बाद में इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और किसी एक व्यक्ति ने वेद को नहीं लिखा इसको, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं जो अलग अलग ऋषि मुनियों ने लिखे हुए हैं। और फिक्स कोई इसकी डेट नहीं लिखे जाने की, कब लिखा गया, डेट की समस्या है इन वेदों में। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो कहते हैं कि लगभग इसको 1500 से 1200 बीसी के बीच में लिखा गया था, या ये जो मंत्र हैं तब यहाँ पे इनकी रचना हुई थी। मंत्रों की 1500 से लेके 1200 बीसी के आसपास इनकी रचना हुई थी। और कुछ तो ये कहते हैं कि भाई लगभग 1000 तक भी। ठीक है, हाँ जी। तो ये है इस तरह से। और इनको अपरुषे कहा जाता है, मतलब किसी पुरुष ने, आदमी ने इनको नहीं लिखा है, ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दिए हैं। ये नॉलेज, ये ज्ञान भगवान से आया सीधा। ठीक है, ऐसी मान्यता है
वेदों के बारे में, खासकर ऋग्वेद, क्योंकि यही सबसे पुराना वेद। तो अगर आपको वेदों के बारे में मतलब ऋग्वेद पढ़ोगे तो आपको आर्यों के बारे में पता चलेगा, और जो बहुत सारा ज्ञान इनमें है वो सारी बातें आप जान पाएंगे। क्लियर है इतना सभी को? तो ये बात समझ में आई? ठीक है। किसी एक व्यक्ति ने लिखा, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इसमें अपने मंत्र लिखे हैं, और डेट की भी समस्या है, फिक्स डेट नहीं है, और कहते हैं कि भगवान ने दी हुई ये नॉलेज है, ज्ञान है, गॉड गिफ्टेड था ये, तो भगवान ने दिया है, पुरुषे कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हो गया इतना? तो अब कुछ और इंपोर्टेंट मंत्र हैं, यानी इनके ऋग्वेद के जो मंडल है ना, उनमें कुछ इंपोर्टेंट बातें बताई गई हैं, उनको हम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। हो गया इतना? आगे बातें समझ में? ठीक है, आगे चलें। यस, तो ये हमने वेद के बारे में पढ़ा, और अब मैं इस ऋग्वेद से संबंधित जो कुछ इंपोर्टेंट मंडल हैं, जो चैप्टर हैं, किस किस चैप्टर में क्या दिया हुआ उनको देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल में आपने बहुत सुना होगा, आप लोग गाते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, गायत्री मंत्र। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र दिया हुआ है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या दिया हुआ है? गायत्री मंत्र। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, इस तरह से समझ में बात है? तो पूछता बहुत इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। ठीक है, आई बात समझ में? यस। तो इसको किसने लिखा है? विश्वामित्र। किसने लिखा है? विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र। ठीक है, और किस भगवान को समर्पित है ये? सवित्र, या कई बार सविता लिखा आ सकता है एग्जाम में, या सूर्य भी लिखा आ सकता है। तो ये गायत्री मंत्र कौन से भगवान को समर्पित है? सवित्र, सविता या सूर्य भगवान। ठीक है, इनकी प्रशंसा में इन भगवान को ये समर्पित है गायत्री मंत्र। तो पूछता है ये भी कि गायत्री मंत्र में किस भगवान के बारे में जिक्र है, या गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है, डिवोटेड है? तो सवित्र, सविता या सूर्य। ठीक है, यस। तो ये है तीसरे मंडल की बात। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, लिख लो इसको। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है, जिसको किसने लिखा, किसने की इसकी रचना? विश्वामित्र ने की है। और ये किसको समर्पित है ये गायत्री मंत्र? ये सूर्य, सवित्र या सविता जो भगवान है उनको समर्पित है। एक तरह से समझने के लिए सूर्य के पर्यायवाची इनको मान सकते हो, इन नामों को आप, सवित्र, सविता या सूर्य। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आई बात समझ में? चलें फिर। ठीक है, हाँ जी, यस। तो ये गायत्री मंत्र के बारे में हमने पढ़ा। अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात और पढ़ेंगे। सातवां मंडल आता है ऋग्वेद का, सातवां मंडल। और जो ऋग्वेद का सातवां मंडल है, इसमें दासराग युद्ध का जिक्र आता है। दासराग युद्ध, ठीक है, दासराग युद्ध जिसको कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग, बैटल ऑफ 10 किंग, दासराग युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध। दासराग युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध। तो आर्यों के बहुत सारे अलग अलग कबीले थे, जिनमें कुछ अनार्य लोग भी थे। मतलब जो आर्यों से अलग भारत में जो लोग रहते थे उनको अनार्य कहा गया है, नॉन आर्यंस कहा गया है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा तो है नहीं कि जब यहाँ पे आर्यंस आए तो कोई नहीं रहते थे यहाँ पे, ऐसा थोड़ा ना है। यहाँ पे भी लोग रहते थे। तो जो भारत के जो यानी सिंधु घाटी वाले जो लोग थे, जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई थी, उसके बाद जो लोग थे भारत के, जिनको हम मूल निवासी कहते हैं, वो अनार्य कहे जाते हैं, नॉन आर्यंस। ठीक है, तो कुछ आर्य कबीले, कुछ अनार्य कबीले, तो इनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे कबीलों में। ठीक है, हाँ जी। तो
ऐसा ही एक युद्ध का जिक्र है 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका जिक्र आया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 राग युद्ध के बारे में किस मंडल में बताया गया है। 10 राजाओं के बीच का युद्ध हुआ था 7वें मंडल में। और ये जो 10 राग युद्ध हुआ था कौन सी नदी के किनारे हुआ था, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, परुष्णी नदी। यह युद्ध कहां पे हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसको कहते हैं रावी। आज आधुनिक नाम क्या है इसका? रावी। तो दासराग युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी रावी नदी, क्योंकि रावी नदी आधुनिक नाम है और परुष्णी प्राचीन नाम है। ठीक है, हाँ जी। जब अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जो कुछ नदियां बताई गई हैं वेद में, उनके आधुनिक नाम, उनके प्राचीन नाम पूछता है। परुष्णी रावी नदी के तट पे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। और इन 10 राजाओं के युद्ध में कौन कौन थे? ये जो बैटल हुआ 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था ये, ठीक है, इसमें एक तरफ भरत कबीले का राजा, एक तरफ भरत वंश या कबीले का राजा था, जिसका नाम था, कबीले का राजा था भरत वंश या कबीले का राजा, जिसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। ठीक है, तो एक तरफ कौन था? भरत वंश या भरत कबीले का राजा सुदास था, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक ग्रुप था, जिसमें कुछ आर्य राजा थे, कुछ अनार्य कबीले थे। एक तरफ 10 राजाओं या 10 कबीलों का समूह था, 10 कबीले, 10 कबीलों का समूह था, जिसमें कुछ आर्य राजा थे, कुछ अनार्य राजा थे। तो क्या था इस युद्ध में? एक तरफ भरत वंश का राजा सुदास है और एक तरफ 10 कबीले थे। ठीक है, या 10 राजाओं का या 10 कबीलों का एक समूह था, और इनका मुखिया कौन था? जिधर ये 10 लोग थे या 10 कबीले थे, वो था पुरु। ठीक है, इनका हेड कौन था? इधर पुरु था। इसकी हार होती है और सुदास को जीत मिली थी इस युद्ध में। समझ गए? तो ये जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जो दासराग युद्ध जिसको कहा जाता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये परुष्णी रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। और इसमें एक तरफ भरत वंश या भरत कबीले का राजा सुदास था, और दूसरी तरफ 10 कबीले या 10 राजाओं का एक समूह था, एक ग्रुप था, जिसका मुखिया, जिसका मेन जो हेड था वो था पुरु, राजा पुरु, जिसकी हार होती है और राजा सुदास इसमें जीत जाता है। और ये जो कबीला था ना, भरत वंश या भरत कबीला, इसी भरत वंश या भरत कबीले के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है, ऐसी एक मान्यता है। समझ गए? ये बात समझ में आई या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पहले यूपीएससी में भी आई, इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा करता था। क्लियर यहां तक सभी को? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को ये सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, यस, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। सीधा पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दासराग युद्ध किसके बीच हुआ, किस मंडल में उस युद्ध का जिक्र है, कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था। तो यहाँ पे दासराग युद्ध जो 7वें मंडल में बताया गया है, परुष्णी रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। एक तरफ राजा सुदास था, भरत वंश या भरत कबीले का राजा सुदास, जिसकी जीत होती है। दूसरी तरफ 10 कबीले थे, और उनमें राजा था, उन सब का एक उनका हेड था, मुखिया, जिसका नाम था पुरु, उसकी हार होती है। और भरत वंश का जो कबीला या भरत वंश का जो राजा था सुदास, उसकी जीत होती। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है, इसको लिख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा। कर लिए? क्लियर हो गया सबका? नोट कर लिया? ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं।
क्लियर है? तो मैं मिटा देता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में लिख लें, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा आपका। ठीक है, चले आगे बढ़े। यस, हो गया, ठीक। तो ये हमने सातवां मंडल देखा, तीसरा मंडल देखा, एक अब और बात कर लेते हैं हम सोमरस। नौवां मंडल था ऋग्वेद का, नौवां मंडल है, 9th मंडल है ऋग्वेद का, ठीक है, जो सोमदेव को समर्पित है, सोमदेव, ठीक है। सोमदेव, ठीक। और जो सोमदेव हैं ये थे वनस्पति के देवता, वनस्पति या पेड़ पौधों के देवता, प्लांट्स गॉड कहते हैं जिसको, क्या कहा जाता है, प्लांट्स गॉड, प्लांट्स गॉड। तो नौवें मंडल में किसका जिक्र है, सोमदेव का जिक्र है। और सोमदेव कौन थे, पेड़ पौधे या वनस्पतियों के देवता, गॉड ऑफ प्लांट्स, गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। यस, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है कि सोमदेव का जिक्र कौन से मंडल में है, सोमदेव कौन थे, सोमदेव वनस्पति पेड़ पौधों के देवता थे, प्लांट्स गॉड्स थे, ठीक है। और सोमदेव का जिक्र 9th मंडल में। अब जैसे कि आपने देखा होगा आजकल सोसाइटी में, आजकल समाज में एक मदिरा का बड़ा ही चलन बढ़ता जा रहा है। कोई शादी है, कोई विवाह है, कोई और भी किसी तरह का कोई सामाजिक प्रोग्राम है, कोई ठीक है त्योहार है, या कोई भी सामाजिक कोई सोशल कोई फेस्टिवल है, तो उसमें आजकल जो समाज में एक नया चलन चल रहा है कि भाई ये जो वाइन है या मदिरा है, इसका खूब ज़्यादा लोग शौक से पीते और पिलाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस समय में भी जब ये आर्यंस का कल्चर था, ये आर्य लोग थे, तो इस समय भी इनका एक प्रिय पेय पदार्थ था, इनका एक पसंदीदा एक लिक्विड हुआ करता था जिसको कहा जाता है सोमरस, जिसको क्या कहा जाता है, सोमरस। तो सोमरस के बारे में भी, सोमरस ये बहुत ही लिक्विड पदार्थ था, बहुत प्रिय था आर्यों का। जैसे आज की सोसाइटी में लोग वाइन शराब वगैरह पीते पिलाते हैं, अगर किसी को शराब नहीं मिले, किसी शादी विवाह में, किसी और सामाजिक प्रोग्राम में, कहेगा भाई हमारा तो कोई वेलकम नहीं किया, ठीक है, शराब दे दो, तो कहेगा कि बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। समझ रहे हैं आप सभी? हाँ जी, आप जानते हैं समाज में रहते हैं, चीजें किस तरह चल रही हैं। तो यहाँ पर भी इस समाज में भी, आर्यों की सोसाइटी में भी, आर्यंस लोग भी बड़े शौक से सोमरस पीते और पिलाते थे। मदिरा नहीं है ये, शराब नहीं है ये, अलग है, ये पेड़ पौधों के रस से, फूलों के रस से इसको तैयार किया जाता था। शराब मदिरा नहीं है ये बड़ा ही अच्छा लिक्विड पदार्थ था, एक लिक्विड था ये। जब कोई राजा बनता था, कोई व्यक्ति, कोई सामाजिक त्योहार है, कोई किसी तरह का कोई फेस्टिवल है, कोई पार्टी वगैरह है, तो ये लोग जो थे सोमरस पीते और पिलाते थे। देवता का कोई फंक्शन होता था, उसमें भी सोमरस पिया पिलाया जाता था, ठीक है। हाँ जी, तो ये अलग था, जो पेड़ पौधों के रस से, फूलों के रस से इसको तैयार किया जाता था। मदिरा या शराब वगैरह से इसकी तुलना मत करना, ठीक है। हाँ, समझ में बात है। तो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मदिरा नहीं है, मदिरा नहीं है, कभी बात सोचो मदिरा हो शराब हो, नहीं, ये मदिरा शराब ये अलग कंसेप्ट, ये और ये अलग था, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि सोमरस कौन से मंडल में है, ठीक है। सोमदेव के बारे में कौन सा मंडल बताता है हमें, वनस्पति पेड़ पौधों के देवता कौन थे, तो 9वें मंडल में ये सारी बातें हैं। सोमरस, वनस्पति पेड़ पौधों के देवता जो सोमदेव हैं, उनको 9वां मंडल समर्पित है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें अपनी कॉपी में, सोमरस, ठीक है। हाँ, तो ये उनका प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस। जैसे आजकल हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, पिलाते हैं जब कोई आता है, गेस्ट, कोई मेहमान है, नहीं,
कोई अतिथि, तो ऐसे ये लोग सोमरस पीते और पिलाते। ठीक है, क्लियर इतना? यस। अब मैं दशे मंडल की बात करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के दशे मंडल की बात करते हैं। आज जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी में भी हिंदू सोसाइटी, हिंदू जो समाज है, वो आज वर्ण व्यवस्था के आधार पे बना हुआ है। या सोसाइटी का बेस या सोसाइटी का आधार क्या है? वर्णा सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण हैं अलग अलग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन 4 वर्णों के बारे में सबसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है, जिसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। तो 10वें मंडल में एक सूक्त आता है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और इस पुरुष सूक्त के अंदर हमको वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में कौन से मंडल में बताया गया? तो 10वें मंडल में। और 10वें मंडल में भी जाके कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त है। एक सब हेडिंग है, एक सब चैप्टर पुरुष सूक्त, उसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। और ये वर्ण व्यवस्था कौन? 4 वर्ण है समाज में। आज भी जो हिंदू समाज है इसी वर्ण व्यवस्था पे आधारित है। बेस जो है इंडियन हिंदू सोसाइटी जो आज बेस है, जो आधार है, वो वर्ण सिस्टम है। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, जिनके अलग अलग कार्य थे, अलग अलग उनकी ड्यूटीज थी, उनके अलग अलग काम थे। क्लियर है? तो 4 वर्ण कौन कौन से हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कि ये आपको दिखा देता हूं बना के डायग्राम, इससे आपको ये याद रह जाएगा। अगर सबसे ऊपर बात करें तो यहां पर ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय आएंगे, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, वैश्य, और फिर आपका शूद्र। शूद्र, ठीक है। तो ये इस तरह से समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे थे समाज में, ये चौथे नंबर पे थे। तो समाज इस तरीके से 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समझ रहे हैं आप? सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे जो धर्म, पूजा पाठ या गवन और शिक्षा का काम देखेंगे। फिर क्षत्रिय थे जो राजा महाराजा और सेना में भर्ती होंगे, सैनिक बनेंगे, रक्षा करेंगे। वैश्य कौन थे? पशुपालक, खेतीबाड़ी करने वाले, और बाद में फिर बिजनेसमैन इन्हीं में से बने थे, व्यापारी। और शूद्र वो थे जिनको एक तरह से नौकर चाकर के रूप में रखा गया था, जो अपने से ऊपर 4 वर्णों की सेवा करेंगे नौकर के रूप में, शूद्र। ठीक है। तो ये समाज का जो इस तरह से जो बंटवारा था, ये जो विभाजन था, जो क्लासिफिकेशन था, ये किस में है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में बताया गया है। क्लियर है इतना? तो इसको नोट कर लो, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इंपोर्टेंट है, यहां से पूछता है एग्जाम में। ठीक है कि भाई ये 4 वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र। ठीक, इस तरीके से इसको आप नोट कर सकते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे समाज में। इस तरह से समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। आज भी इसी तरह का समाज में विभाजन है, बहुत सारी फिर अलग अलग जातियां हैं।
समझ में बातें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो वर्ण थे, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें बताए गए, दिए हुए। क्लियर इतना आप सभी को? यस। आगे बात समझ में इतनी? ठीक है, इसको नोट कर लो, लिख लो अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गए यहां तक? क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। ओके, कर लो, जल्दी से करो, इसको जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में लिख लें। हाँ जी, हो गया? ठीक। तो ये हमने ऋग्वेद के कुछ इंपोर्टेंट मंडल पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है। अब ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला पुरोहित था, जो इस वेद के मंत्रों को पढ़ता था, उन सूक्तों को, ऋचाओं को, ठीक है, उस पुरोहित को या उस व्यक्ति को कहा क्या बोला जाता था, जो ऋग्वेद को पढ़ता था या ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता था या स्तुति पाठ करता था या उन ऋचाओं को पढ़ता था। ऋग्वेद में जो ऋचाएं, मंत्र हैं, समझने के लिए सूक्त हैं, तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला मंत्र, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित, उसको बोलते थे होता, ठीक है। होता या कहीं पे होत्र हो भी हो सकता है, एक दो जगह कहीं पे आपको होत्री भी मिल सकता है, होत्री। तो ये ऋग्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित, जो ऋग्वेद को पढ़ता था, ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? होता, होत्र या होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाला या ऋग्वेद के मंत्रों को या ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले पुजारी, पुरोहित या व्यक्ति क्या बोला जाता था? होता, होत्र या होत्री। क्लियर है इतना? ठीक है, यस। तो ये ऋग्वेद था, इंपॉर्टेंट जो बातें थी ऋग्वेद संबंधित मैंने आपको बता दी हैं।